नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने परिवार अंशुमन क्लासेस में। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी भाई बहन अपने परिवारजन सहित स्वस्थ एवं कुशल होंगे। थोड़ा सा माहौल अभी ठीक नहीं चल रहा है, लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं सभी। वैकेंसीज भी नहीं आ पा रही हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सभी के साथ चल रही हैं दोस्तों ऐसे में बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें और माइंड पे प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, है ना। ईश्वर में आस्था रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। दोस्तों प्रकृति का नियम है कि हर एक अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा होता है। तो दोस्तों हाजिर हैं आज फिर हम जीके जीएस सुपर सीरीज के एक शानदार पार्ट के साथ, जिसमें आपको एक बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। दोस्तों प्रश्न भले ही छोटे, सरल या कठिन जैसे भी हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन प्रश्न के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को टच करें। और जब कॉन्सेप्ट टच होता है ना, तो आपको उससे उसकी डिटेल्स में उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो हैं तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों हमारी अन्य सभी सुपर सीरीज भी चल रही हैं, जिनके पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। और इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वी चाल से किसी समतल दर्पण की ओर चलता है, तो उसका प्रतिबिंब उसे किस चाल से उसकी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों बता दें, जब किसी भी दर्पण की तरफ कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति कोई नियत चाल से चल रही है, तो वह अपनी दो गुनी चाल से आती हुई प्रतीत होती है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, यानी कि 2V चाल से। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों दर्पण, है ना। तो दर्पण क्या है? दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दोस्तों गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 2 गुनी, आधी, 4 गुनी या 1/4। तो आप बताएंगे। तो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, किसकी? दर्पण की लंबाई। ठीक है, तो आधी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सोलर कुकर गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि 2। ठीक है, अवतल दर्पण का जो यूज़ होता है दोस्तों, वो सोलर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में यूज़ होता है। आपको बता दें, दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है, दर्पण होता है, उसमें भी अवतल दर्पण लगता है। या आँख, कान, नाक और दांत के जो डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण होता है, वो भी हमारा अवतल दर्पण ही होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सोडियम परावर्तक लैंप या गाड़ी में चालक द्वारा पीछे के दृश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी आपको कि गाड़ी की हेडलाइट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं उस दर्पण की जिससे ड्राइवर क्या है, पीछे वाली वस्तु को देखता है। ठीक है, या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, जिस मिरर में, जिस शीशे में आपको देखता है, उस दर्पण की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन बताएंगे। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। तो सोडियम परावर्तक लैंप या गाड़ी में चालक द्वारा पीछे की दृश्य देखने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, अभी हम दर्पण की बात कर रहे थे, अब हम लेंस की बात कर रहे हैं। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। ठीक है, लेंस भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए आपको बता दें, उत्तल लेंस यानी कि उभरा हुआ तल, और अवतल लेंस यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का बनता है एक, तो ये अंदर की तरफ है ना इसका तल, तो ये हमारा अवतल लेंस। आ मतलब अंदर की तरफ, उ मतलब उभरा हुआ तल। तो जिसका उभरा हुआ तल होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है, और जो अंदर की ओर होता है वो हमारा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, नाम आया है निकट दृष्टि दोष। ठीक है,
तो हम बात करते हैं कि हमारा निकट दृष्टि दोष क्या है। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं और पास की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं। जैसा इसका नाम होता है जस्ट अपोजिट मुझको महसूस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है, तो हम बताएंगे कि दूर की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, जबकि दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है। लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और निकट की नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो जब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, तो उसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं और पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं दोस्तों, इस ऑप्शन को आप बताएंगे। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अवतल लेंस, इस क्वेश्चन को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से अक्सर क्वेश्चन आता है और इसमें क्या होता है बच्चों कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा, आप जल्दी कंफ्यूज नहीं होंगे और इसमें क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है जैसे कि नंदू। ठीक है, NANDU, तो आपको बता दें NA यानी कि निकट दृष्टि दोष, N फॉर निकट और A फॉर अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, D फॉर दूर दृष्टि दोष और उत्तल लेंस। इससे क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि उत्तल लेंस क्या है या अवतल लेंस क्या है, और दूर दृष्टि में भी यूज होता है और निकट दृष्टि, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसमें हो जाते हैं किसमें कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब आप कभी नहीं भूलेंगे, NANDU यानी कि नंदू। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयोग लाया जाता है लेंस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे निकट दृष्टि दोष का और दूर दृष्टि दोष का, अब हम बात कर रहे हैं जरा दृष्टि दोष का। दोस्तों क्या होता है, जो वृद्धावस्था में आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है और ना ही पास की वस्तुओं को देख पाता है। तो इस टाइप का जो हमारा प्रॉब्लम्स आती है तो वो हमारी जरा दृष्टि दोष के द्वारा होती है। तो इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी लेंस को हम क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस भी कहते हैं या उभयातल लेंस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड, द्विफोक्सी लेंस। ध्यान रखना, इसका दो नाम और हैं द्विफोक्सी लेंस के, एक उभयातल भी बोलते हैं और एक बाईफोकल लेंस भी आपको बताया जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में प्रयुक्त होने वाला लेंस है। तो अब आप बताएंगे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में प्रयुक्त होने वाला लेंस। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप बताते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें यूज होता है आपका उत्तल लेंस। अब हम बात करते हैं अविनेत्रक और अविदृश्यक लेंस क्या होता है। तो जब सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है जिस वस्तु को देखना है उस साइड लगता है और एक होता है जो हमारी आंख है उस साइड लगता है। तो जो आंख के साइड लगता है उसको हम बोलते हैं अभिनेत्रक लेंस और जो वस्तु की तरफ लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अविदृश्यक लेंस। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी दोनों लेंस होते कैसे हैं, उत्तल लेंस ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको बता दें जो हमने अभी दृष्टि दोष बताए हैं उसमें से एक होता है बेलनाकार लेंस, जो आपको ऑप्शन में था उसका क्या था, अविंदुकता। एक जो होता है दोष अविंदुकता हो जाती है, उसमें क्या होता है, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक से नहीं देख पाता है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में तो देख लेता है लेकिन परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक से नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोष जब हो जाता है तो हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे आपका जो निकट और दूरदृष्टि है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तारों का टिमटिमाना या पानी में पड़े हुए सिक्के या मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तारों का टिमटिमाना या ऊपर दिखाई देना। तो आप अपना ऑप्शन करेक्ट करके बताएंगे मुझे। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या करते हैं, तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं और हमारा जो सिक्का या पानी में कोई चीज़ पड़ जाती है या मछली जो होती है वो ऐसा लगता है थोड़ी सी ऊपर है। तो वो सब होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, जिससे कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश का फैल जाना। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। परावर्तन होता है हमारा रिफ्लेक्शन, यानी कि जो कोई भी प्रकाश किसी भी तल से टकरा कर अगर वापस आ रहा है दैट्स मीन वो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट आपकी। ठीक है, तो प्रकाश का
परिवर्तन होता है। बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब एक तल से टकराकर दूसरे तल और दूसरे तल से टकराकर अन्य तलों से टकराता रहता है कंटिन्यू, तो और उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है इस टाइप से, तो वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि हीरे का चमकना, या जैसे कि जल में पड़ी परगनली का चमकना, या कांच में जो दरार आ जाती है, आपने देखी है कभी कभी कांच टूट जाता है तो दरार आ जाती है उसमें, तो वो चमकने लगती है, तो वो भी इसी कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है दोस्तों। तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रकाशिक तंतु क्या है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, मार्ग चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, ठीक है, वक्राकार, तो वो होता है हमारा प्रकाशिक तंतु। अब ये बात किस किस पे मतलब आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों आपको बता दें कि लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा होता है डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता है उसको किस में मापा जाता है? डायोप्टर में दोस्तों मापा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? 3 ऑप्शन, यानी कि डायोप्टर। कैंडेला जो है हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों। बेवर जो है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और लक्स जो है वो प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं रंगीन टेलीविज़न में उपयोग होने वाले प्राथमिक रंग कौन से हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे रंगीन टेलीविज़न में उपयोग होने वाले प्राथमिक रंग कौन से हैं। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि रंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जब 2 कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, या 2 से अधिक कलर मिक्स हो जाते हैं और उसमें वाइट कलर बन जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वो हमारे कौन से कलर होते हैं दोस्तों? पूरक कलर होते हैं। ठीक है, जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। आपसे बात की जा रही है अभी कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग आपके हो जाएंगे लाल, हरा और नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला रंग को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें द्वितीयक रंग जो होते हैं वो हमारा होता है पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला, तो इनको क्या कहते हैं हम? द्वितीयक नीला, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका वो द्वितीयक कलर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो पूरक कलर होते हैं उससे क्या होता है? मिलकर बनते हैं। ठीक है, द्वितीय कलर आपको बता दें लाल और अगर नीला मिला दिया जाए तो हमारा कौन सा बन जाता है? मैजेंटा बन जाता है। और लाल और हरा मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? पीला बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कलर मिक्स करके बनाए जाते हैं। और जब अगर सारे कलर को 2 या 2 से अधिक कलर को मिक्स कर दें और उसमें वाइट कलर बन जाता है तो वो पूरक कलर होता है। द्वितीयक है पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला। प्राथमिक कलर है लाल, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखने पर दिखाई पड़ता है। आप बताएंगे ऑप्शन। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2, यानी कि काला। ठीक है दोस्तों, लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखने पर दिखाई पड़ता है। कैसा? काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी लाइट किसी भी, जैसे कि कोई पीला कलर है, ठीक है, और वो हमें पीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि रंगों के आपको पता है 7 भेद हैं, तो जब कोई भी रंग उस पर सारे रंग उस पर पड़ते हैं तो वो पीले कलर वाली चीज़ जो है पीला ही रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को, इसलिए हमें पीला दिखाई पड़ने लगता है ना। यानी कि अगर सारे कलर पढ़कर कोई भी चीज़ सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, तो दोस्तों वो कैसी दिखाई पड़ेगी? काली कलर की दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और यदि ऐसी कोई वस्तु है जो सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, यानी कि कोई भी कलर को अवशोषित नहीं कर रही है, तो वो कैसी दिखाई पड़ेगी? तो वो वाइट दिखाई पड़ेगी। तो अगर वाइट दिखाई पड़ रही है यानी कि सारे कलर को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्तित कर रही है। और अगर काली दिखाई पड़ रही है तो यानी कि सारे कलर को वो अवशोषित कर ले रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख में धूल जाने पर आंख का कौन सा भाग सूज जाता है और लाल हो जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्लेष्मता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है,
श्लेष्मता। रेटिना होता है जिसपे हमारा फिगर बनता है आँख के अंदर उल्टा, ठीक है, आभासी। तो ये होता है हमारा रेटिना, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट। और आइरिस, आइरिस जो होता है, जो कलर होते हैं हमारे आँख के रंग से मतलब होता है इसमें आइरिस का, ठीक है। कॉर्निया हमारी ये आउटर लेयर एक दिखाई गई आपको, ये 4th पॉइंट पे कॉर्निया आप देख रहे हो ये, ठीक है। ये आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें सारे पॉइंट्स को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में कंफ्यूज करता है। पूछा आता है, बच्चों को अक्सर पता होता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है, चांदी है। लेकिन जब बच्चा देखता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक, इतना पढ़ा और उसने चांदी को करेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं सारे क्वेश्चन को, देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं। या फिर दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान पूछ दिया जाता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दूसरा सबसे अच्छा विद्युत का चालक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, यानी कि तांबा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चालक। चालक क्या है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, चालक कहते हैं। जैसे हमारा चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। और जहाँ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है तो वो क्या होते हैं, हमारे अचालक हो जाएंगे। जैसे कि लकड़ी है, रबर है, कागज़ है, इससे क्या है, करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे अचालक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है। तो आपको बता दें, जो हमारे सेल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं, 2 टाइप्स के, एक प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल और एक होता है द्वितीयक सेल, ठीक है। जो हमारे बोल्टियर सेल, लेक्लांसे सेल या शुष्क सेल, ये सारे होते हैं, डेनियल सेल, ये कैसे होते हैं, ये प्राथमिक सेल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया है कि लेक्लांसे सेल भी आपका प्राथमिक है, शुष्क सेल भी आपका प्राथमिक है और बोल्टियर सेल भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। सभी सेल आपके प्राथमिक सेल के उदाहरण है। लेक्लांसे सेल क्या होता है दोस्तों, ऐसा सेल होता है जहाँ पर क्या है, थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाँ रुक रुक कर कोई भी विद्युत पहुँच रही है विद्युत धारा, तो वो होता है हमारा लेक्लांसे सेल, ठीक है। नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विद्युत घंटी व टेलीफोन में प्रयुक्त होने वाला सेल है, तो दोस्तों आप बताएंगे। आप अपने ऑप्शंस भी देखिएगा करेक्ट करके कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे इसीलिए पूछता हूँ कि आप बताएंगे कि आप अपना ऑप्शंस 20 आउट ऑफ कितने आपने सही किए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता दिया करिए। विद्युत घंटी व टेलीफोन में प्रयुक्त होने वाला सेल है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि लेक्लांसे सेल। मैंने अभी अभी आपको बताया कि लेक्लांसे सेल में क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है वो रुक रुक कर थोड़े समय के लिए प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जब हम कोई भी वेल बजाते हैं, ठीक है, विद्युत घंटी या टेलीफोन की वेल होती है, तो देखा आपने रुक रुक के उसमें घंटी आती है, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ लेक्लांसे सेल का यूज़ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। विद्युत फ्यूज़ या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर जो होता है, जैसे कि हमारे घरों में अक्सर लगा होता है फ्यूज़ वायर, तो वो किसका बना होता है, ठीक है। ऑप्शन आप अपना बता ही चुके होंगे, तो हम बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, शीशा या टिन, शीशा प्लस टिन का, ठीक है। शीशा यानी कि लेड बोलते हैं इसको, पीवी, ठीक है, SN 10 होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज बना होता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है, तो जैसे ही अगर कहीं वोल्टेज हमारा ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, ये फ्यूज़ वायर टूट जाता है, जिससे कि घर में लगे हुए सारे उपकरण हमारे बच जाते हैं जो कि फ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टिन का जो परसेंटेज है वो 63% होता है और शीशा यानी कि लेड जो है वो हमारा 37% होता है, ठीक है। ये मिश्र धातु से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि अमीटर, ठीक है। अमीटर आपका किस में यूज होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए दोस्तों। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट है उसके डायरेक्शन या क्वांटिटी यानी कि मात्रा और दिशा का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो क्या है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है, तो हमारा वोल्ट मीटर होता है। और विद्युत फ्यूज के बारे में जस्ट अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे स्थायी चुंबक बनाने में आपका क्या प्रयोग होता है दोस्तों।
स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्थायी के लिए इस्पात, स्थायी इस्पात, अस्थायी नरम। ठीक है, आप याद रखेंगे स्थायी इस्पात। तो स्थायी के लिए क्या लगते हैं? इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यूट्रिनो के खोज करता है। तो दोस्तों आप बताएंगे न्यूट्रिनो के खोज करता क्या है? न्यूट्रिनो एक तरीके का हमारा कण है, तो इसके जो खोज करता है वो हमारे क्या है? पाउली हैं। दोस्तों न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूट्रॉन जो हमारे चैडविक हैं, ठीक है, और न्यूट्रिनो के कौन है? पाउली। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों आपको बता दें, एक बचपन बताई जाती थी ट्रिक है कि ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन है, पी फॉर हमारा प्रोटॉन और रा मतलब पर मतलब रा फॉर हो जाएगा आपका क्या? रदरफोर्ड। और नाच में ना जो रिलेट करता है वो न्यूट्रॉन को और चा जो होता है चैडविक को। इस तरीके की एक ट्रिक बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन आपसे न्यूट्रॉन बच्चा न्यूट्रिनो को न्यूट्रॉन समझकर उसमें रदरफोर्ड और सॉरी चैडविक लगा देता है। तो न्यूट्रिनो में आपका हो जाएगा पाउली, ठीक है। चैडविक आपका न्यूट्रॉन है। यूकावा आप बात कर लेते हैं। जो यूकावा खोज करता थे उन्होंने पाई मेसॉन कणों की खोज की थी, ठीक है। और जे थॉमसन आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के लिए है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, अक्सर पूछा आता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से कुछ सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। अब आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों आपको इसका आंसर खुद ही बताना है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अभी आपने देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन, ठीक है। फोटॉन एक कण है जिसका आइंस्टीन ने किया था, ठीक है, खोज की थी। तो अभी आपसे पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो आप अपना ऑप्शन जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि आपको सभी छोटे छोटे प्रश्न से पहली चीज़ तो आपका कन्फ्यूजन दूर करना। अक्सर क्या होता है बच्चे आते हुए क्वेश्चन को एग्ज़ाम में गलत कराते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम्स लगती है कि हाँ मुझे आ रहा था और मैंने गलत कर दिया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने आप में थोड़ा इम्प्रूव करिए। और दूसरी बात ये होती है कि क्वेश्चन छोटा होता है। मेरा मेन मोटिव आपको बता ही चुके हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को टच करना होता है। उससे क्या है अदर जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाते हैं कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर, जिससे कि आपको ऐसे ही सारे शानदार पार्ट्स आपको मिलते रहें, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे यूनिक कलेक्शन के साथ आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट्स के साथ। थैंक यू।